नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। अभी चूंकि यात्रा चल रही है इसलिए आज की बातचीत भी जो है वो गाड़ी के भीतर से ही। सर, प्रशांत किशोर को लेकर के बड़ी खबर है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपने सियासी पारी की शुरुआत की थी, जब वो मैनेजर थे, राजनीतिक मैनेजर बनने की जो उन्होंने कोशिश की, उसके बाद जब वो सियासत में आए तो एक ऊंची चाह लेकर के आए थे। फिर उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि मैं कोई बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि एबीपी के एक मंच पर जो है वो सवालों से घबरा करके इंटरव्यू छोड़ करके भाग गए, और वो भी एक ऐसे विषय पर सवाल था जो उनका पसंदीदा है। सम्राट चौधरी को तो वो पानी पी पी करके गाली देते हैं। भाई, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, यही दो चार लोग उनके पूरे टारगेट में रहते हैं, उन्हीं लोगों पे उनका कैरियर चलता है। और उनके सवाल पर भी प्रशांत किशोर एकदम से भाग गए। सर, मैं समझना ये चाहता हूं कि ये पूरी कहानी है क्या, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे कि जो प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी को 10वीं फेल 10वीं पास क्या क्या बताया करते थे, वो उसी सवाल पर इंटरव्यू छोड़ दें। ऐसे हालात कैसे बन गए सर? क्योंकि एक और चीज ये इसलिए भी अहम है कि प्रशांत किशोर इकलौते ऐसे आदमी हैं, मुझे लगता है, जो बिहार के चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही जिन्होंने क्विट कर लिया, साफ ये कहते हुए कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। अगर इलेक्शन नहीं लड़ना था तो बिहार की सड़कों पर क्या कर रहे थे? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। थोड़ा सा सिग्नल थोड़ा वीक है मुझे लगता है आपका, लेकिन कोई नहीं। सड़क पर डिजिटल इंडिया है तो चलेगा मोदी जी का। देखिए राम प्रकाश जी, एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि एक कहावत है अपने यहाँ देसी भाषा में, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों के लिए ज्ञान देना और खुद पे आजमाना बहुत अलग अलग चीजें होती है। जब खुद पर आती है ना, तब अलग कहानी है। दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है। प्रशांत किशोर जी का जो पूरा कैरियर आप देखिए, वो कितने बड़े कुशल रणनीतिकार, कितने बड़े कम्युनिकेटर, कितने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट, सारी बातें। और आज मेघा प्रसाद ने एक इंटरव्यू में 3-4 सवालों से उनको इरिटेट कर दिया, और टू दैट एक्सटेंट कि वो इंटरव्यू छोड़कर भाग गए। और वो वही मूवमेंट है, अगर आपको ध्यान हो तो, जब मोदी जी ने कहा था ना एक अपने वरिष्ठ साथी को कि बस दोस्ती बनी रहे, और पानी पी करके निकल लिए थे। तो आज वही घटना एबीपी न्यूज के इंटरव्यू पे हुई। जब आज प्रशांत किशोर को जरूर महसूस हुआ होगा कि रणनीतिकार बनना बड़ा आसान है और राजनेता बनना बड़ा मुश्किल है। और जो आपने कहा ना कि एक सवाल पे भाग लिए, वो एक सवाल पर नहीं भागे, वो एक्चुअली इरिटेट हो गए थे। मेगा प्रसाद इंटरव्यू ले रही थी। आजकल आपको जो मीडिया है सारे के सारे, कोई से चैनल उठा के देख लीजिए कॉमेडियंस का, वो एक एजेंडे के साथ इंटरव्यू करते हैं। जब वो भाजपा का और उसके सहयोगी का इंटरव्यू करते हैं तो उनकी अलग टोन और टेनर होती है। और जब वो कथित विरोधियों का, हालांकि प्रशांत किशोर कथित तौर पर विरोधी नहीं है, ऐसा भी मैं मानता हूं कि वो एक रणनीति के तहत हुआ है, जैसे कि एक पॉपुलर चर्चा है ग्रेप वाइन है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से उनसे सवाल पूछे गए, वो सवालों का बिल्डअप था जिससे वो इरिटेट हो गए। जिस सवाल पे वो भागे, वो भागने का सवाल नहीं था। सवाल ये था कि क्या आप तेजस्वी यादव को और सम्राट चौधरी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर लगातार आरोप लगाते हैं। जिस पर वो भागे उसकी बात कर रहा हूं कि उन दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर वो करते आरोप लगाते हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। इस पर चिढ़ गए वो, जबकि उनको चिढ़ने का पहले बहुत सारा मसाला दिया गया था उसी इंटरव्यू, क्योंकि आपको पता है प्रायोजित सवाल होते हैं। सवाल कहीं और से आते हैं, जहां से आजकल खबरों का रन डाउन आता है ना डॉगी चैनलों पर, वो सवाल भी वहीं से आते हैं, अपने नेताओं के लिए भी और विपक्ष के नेताओं के लिए भी। वो सारे साउथ ब्लॉक वाले आपके मित्र हैं, एक गुजरात वाले, वो करते हैं, हिरेन जी। तो आज क्या हुआ बेसिकली कि जैसे इंटरव्यू शुरू हुआ तो उनसे सवाल पूछे गए। क्या, जरा सवालों की वानगी समझिएगा कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, उनके कथित जमीन सौदों का क्या हुआ, उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 4 करोड़ क्यों है, 34 करोड़ क्यों नहीं है। और इसी तरीके से बाकी अलग अलग सवाल जो उनको इरिटेट करते चले गए। और फाइनल कल्मिनेशन यहां हुआ कि सम्राट चौधरी की आप क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, हालांकि प्रशांत किशोर जवाब दे रहे थे उसका, वो एंकर को ही वापस घेर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए एज ए कम्युनिकेटर उसमें कोई वो कहीं वो नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने कहा एंकर को कि आपने क्या सम्राट चौधरी से पूछा, क्या जवाब मिला, तो वो फंबल करने लगी। तो होना ये चाहिए था कि एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर के नाते, एक स्ट्रेटेजिस्ट के नाते, वो तुरंत उसको उसी तरीके से खेलते, उसी लाइन पे एंकर को बैकफुट पे लाके। लेकिन पता नहीं क्यों हुआ, तो वो इतने इरिटेट हो गए थे या जो भी स्थिति हुई, वो खुद इंटरव्यू छोड़ करके चले गए, ये कहते हुए कि आधे घंटे का इंटरव्यू मैंने दे दिया, मैंने 4 इंटरव्यू और देने हैं, ये और वो। हालांकि वो फंसते नहीं, ये ध्यान रखिएगा आप। इससे पहले अगर आपने उनका देखा हो, नविका चौधरी को नविका को इंटरव्यू दे रहे थे,
तो नविका ने इंटरव्यू में वही, उसने तो मोदी का प्रोपेगेंडा करना है, सारे के सारे पॉमेरियन वही सब काम करते चैनल्स जो है। तो नविका ने भी सवाल पूछा था कि आप मोदी जी की प्रशंसा करेंगे जन धन के लिए? तो बड़ा कलाकार आदमी है, उसने तुरंत कहा कि अगर जन धन के लिए वो करूंगा मैं, तो फिर उनको धिकारना भी पड़ेगा डिमोनेटाइजेशन के लिए। और तुरंत फिर नविका सवाल पलटने लगी, तो उन्होंने टोक दिया उनको कि अब तुम छोड़ के मत भागना। तो फिर नविका बैकफुट पे आई और उन्होंने कहा कि नहीं, 33 साल में मैं नहीं भागी, और ये वो सब ज्ञान। तो बेसिकली क्या है, देखिए राम प्रकाश जी, हकीकत आपको इस देश की माननी पड़ेगी। और हकीकत क्या है, इस देश में पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। नेहरू, पहली बार प्रशांत किशोर के मुंह से नेहरू का जिक्र आया कि अगर इस हिसाब से क्रेडिट देना हो तो नेहरू ने बहुत कुछ किया तो उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। जी, आईआईटी का जिक्र किया उन्होंने, उसके उसके बाद उनका भाखड़ा दंगल का जिक्र किया, तमाम चीजों का जिक्र किया। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ही इज ए ग्रेट बैलेंसर दैट वे, कम्युनिकेशन के हिसाब से। लेकिन वो इरिटेट होके क्यों भागे, जबकि सारे जो बड़े सवाल थे वो निकल चुके थे। चाहे वो जमीन घोटाले का कथित मामला था, चाहे 34 करोड़ के रिटर्न का मामला था, वो सवाल तो निकल चुके थे, उन पे बच गए। और जो आसान सवाल था अपेक्षाकृत, उस पर बिदक गए। तो इसके कारण तो वो जानते होंगे, चुनाव ना लड़ने वाला सवाल भी उस पर पहले आ चुका था, तो उन सब से तो निकल गए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या मतलब हुआ इस बात का? एजुकेशन क्वालिफिकेशन निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी से तो बेहतर मान ही सकते हैं मगर आप उसकी, क्योंकि हमें तो पता नहीं क्या क्वालिफिकेशन उनकी, लेकिन ये तो मान ही सकते हैं। और जैसे ही वो छोड़ के भागे, आप समझिए, मुझे तो एक और भी खेल लगता है इसमें, कि क्योंकि वो चुनाव खुद नहीं लड़ रहे हैं और पार्टी बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है, पूरे बिहार में ग्रेप वाइन है कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, क्योंकि कलाकारी में कहीं किसी की कोई कमी नहीं है। जो भाजपा के कथित सहयोगी होते हैं, भाजपाई होते हैं, अलग 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 रूपों में, ये भी हो सकता है कि उन्होंने जाड़ पूछ के एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए इंटरव्यू छोड़ दिया हो, हाउ कैन यू एंड मी से, क्योंकि मुश्किल सवाल तो वो झेल गए थे सामने। और क्वालिफिकेशन के सवाल पे उठना, मुझे लगता है खुद को ट्रेड कराने का भी तो एक तरीका हो सकता है। जब पार्टी का नेता जो लगातार जन स्वराज की यात्राएं कर रहा है, फलाह कर रहा है, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, टाइम लगाया है, उसके बावजूद भी अगर वो चुनाव लड़ने से मना करता है, इसका मतलब उसके पास फीडबैक तो है। और फीडबैक क्या है, वो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर फीडबैक में कोई पॉजिटिविटी होती, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ते। भाई, चुनाव लड़ने के लिए गए हुए वो, और कोई कार सेवा के लिए थोड़ी गए थे वो। लेकिन जो आज हुआ है, वो हैरान कर देने वाला जरूर है बेसिकली, कि यार एक नया आदमी जो कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोचिंग करता था, कभी कहता है कि मैंने मोदी जी की कोचिंग की थी 2014 के लिए, कभी स्टालिन की ओर करता है, कभी ममता बनर्जी की करता है, कभी केजरीवाल की करता है, और वो व्यक्ति अपने ही इंटरव्यू में छोड़ के चला जाए एक साधारण सवाल पर। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि देखिए, रणनीतिकार आप कितने ही बड़े हो सकते हैं, आपके पास कितने ही साधन हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस की तरह मोटी चमड़ी, उसके लिए बहुत समय लगता है। पॉलिटिशियन बड़े से बड़े सवाल झेल जाते हैं, भाजपाई को छोड़ दीजिए। भाजपाई पॉलिटिशियन नहीं, भाजपाई तो सारे अवतारी पुरुष है। उनसे ना तो कोई सवाल पूछ सकता है, ना वो जवाब देते हैं, ना उनको जवाब देने की जरूरत है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से फंसे, मुझे लगता है अचंबा हुआ मुझे जरूर। आई वॉज ए बिट सरप्राइज कि यार पढ़ा लिखा आदमी है, सबको सिखाता था कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्या करना है, टिकटें किसको देनी है, कैंपेन की टैगलाइन क्या होगी, पंच लाइन क्या होगी। वो तो राहुल गांधी के सिस्टम में चले गए थे भाई, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कराने की तैयारी कर ली थी, अगर आपको ध्यान हो। ये तो शुक्र है कि राहुल गांधी उस ट्रैप में नहीं आए, वरना तो कांग्रेस का भी वही हाल होता। जो नीतीश कुमार को अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस का अध्यक्ष बना देते सुप्रीमो, तो क्या बनती। वही प्रशांत किशोर ने भी एक दौर में राहुल गांधी और प्रियंका के साथ तमाम दौर की मीटिंगें की, और ये था कि कांग्रेस का पुनरुत्थान में करूंगा और ये करूंगा। तो जो व्यक्ति खुद एक दो सवाल का सामना नहीं कर सकता, वो औरों को क्या रणनीति सिखाता होगा। मुझे तो आज इसमें भी अचंभा ही हुआ, वैसे सही मायने तो। जी राज प्रकाश जी। लेकिन सर इंटरव्यू छोड़ दिया ठीक है। अब एक चीज जरा समझना चाहते हैं, जिस बेबाकी से अभी तक, जो आपने भी जिक्र किया कि जिस बेबाकी से अभी तक प्रशांत किशोर इंटरव्यू देते रहे हैं या मीडिया से बातचीत करते रहे, तमाम फैक्ट्स वो उजागर करते रहे, खुलासे करते रहे, सब कुछ तो किया उन्होंने। आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्या इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से भी कोई प्रेशर आया हो या निर्देश आया हो, जो जो जैसा आरोप लगता है उनके ऊपर कहीं से निर्देश आया हो कि चलो ठीक है, तुम चुनाव से बाहर हो, अब ज्यादा मुंह मुंह मत खोलो, वैसे ही स्थिति बड़ी खराब है, नीतीश कुमार को ढक्कन करने के चक्कर में हम लोग ढक्कन हुए पड़े हैं, अब तुम उसमें और जो है हमारे जो मुख्य कर्णधार लोग हैं जिनका चेहरा शायद भाजपा प्रमोट करना चाहती थी, इसीलिए मोदी जी एक बगल नीतीश कुमार को और एक बगल सम्राट को खड़ा करके खुली जीप में घूम भी रहे थे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। तो उसके ऊपर आरोप मत लगाओ, उसकी बात ना करो, क्या इस तरीके का भी कोई सीन हो सकता है, संभावना मानी जाए? नहीं राम प्रकाश जी, देखिए, जो अब तक की भाजपा की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की जो राजनीति रही है ना,
जहां जहां वो वीक फुटिंग्स पे होते हैं स्टेट्स के चुनाव में, वो एक खेल करते हैं। वो खेल क्या करते हैं कि सत्ता विरोधी वोट जितनी जगह पे बैठ जाए उतना अच्छा, जहां वो सत्ता में होते हैं। और वहां पर अगर मान लीजिए विपक्ष में है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि जो मुख्य धारा की कम्युनिटी उनको वोट नहीं देती, उसके वोट बंटवा दे। तो उनका ये बंटवारे का ही खेल है। कभी अपनी लोकप्रियता के दम पे भाजपा सत्ता में नहीं आती। तो यहां चूंकि 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है, और वो इंसिडेंटली वो बीजेपी के अलाइज भी है, तो उसमें एक जो सत्ता विरोधी लहर है, सत्ता विरोधी जो रुझान, जो भी वोट है, वो जितनी जगह ज्यादा बटे उतना अच्छा है। उसमें भाजपा फायदा हो जाएगा, नेचुरल बेनिफिशियरी वो हो जाएगी। तो लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि बीजेपी का कथित एलाई होते हुए भी एबीपी चैनल की हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह के सवाल पूछने की। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि 2 कदम नजदीक भी 2 कदम दूर भी, एक बैलेंस बना करके। ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर को ज्यादा ट्रैक्शन मिल जाए, तो इसलिए उसको एक्सपोज करने का काम भी। आजकल तो आपको पता है ना, जो फ्रंट जो डिफेंस है मोदी की, वो कोई और नहीं है, वो पोमेरियन मीडिया ही है। मोदी जी के सबसे बड़ा रक्षा कवच कौन है? इस देश का मीडिया। अगर वो एक दिन केवल 24 घंटे राम प्रकाश जी अपनी ड्यूटी कर दे, कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक, अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक, तो मोदी जी की तो पोजीशन अनटेनेबल हो जाएगी। केवल एक दिन सवाल पूछ दे, मतलब बिहार चुनाव के दौरान ला मुझे एक इंटरव्यू दिलवा दीजिए आप मोदी जी का, समझ में आ जाएगी बात। तो लेकिन वो नहीं देंगे ना। बेसिकली क्या है कि जो प्रशांत किशोर टाइप के लोग हैं, वो यूज एंड थ्रो टाइप का फिनोमिनन है। और वो यहां पर जो आए हैं, सबको पता है कि प्रशांत किशोर की जो जाति है और है सारा, उसमें अगड़ों की राजनीति का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पहले ही उस राजनीतिक स्पेस पर अपनाव मानती है, ब्राह्मण मणियों का, जो भी आप कहिए उसको। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को एक राजनीतिक पर्यटक के तौर पर भेजा गया था कि राजनीतिक पर्यटक करिए, आप माहौल बनाइए, लोगों को कंफ्यूज कीजिए, जैसा केजरीवाल को यूज किया गया था, आपने देखा पंजाब में जिस तरीके से, दिल्ली में, उसके बाद गुजरात में कितना इफेक्टिवली यूज किया गया था। तो ये सवाल पूछने का मतलब एक चीज बड़ा साफ मानिएगा कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फीडबैक है कि जिस पर्पज के लिए उनको भेजा गया था शायद वो पूरा नहीं हो रहा। और वो जो पूरा नहीं हो रहा, तो पोमेरियन फिर फ्रंट लाइन में आकर के, जो मोदी जी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो अपोजिशन की फर्स्ट लाइन ऑफेंस भी तो है ना। उन पर सबसे पहला हमला कौन करता है? मीडिया ही तो करता है। 3 दिन से क्या चल रहा है? महागठबंधन में दरारें, महागठबंधन में ये, महागठबंधन में वो। लेकिन बीजेपी में क्या क्या था, उनके अलायंस में क्या क्या था, एनडीए में क्या क्या था, उसकी कभी खबर नहीं सुनी होगी आपने, क्योंकि वहां सब चंगा सी। तो ये एक खास तरीके का, राम प्रकाश जी, एक मीडिया नैरेटिव बनाने की बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात केवल ये कि प्रशांत किशोर जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कैरियर मोदी जी से लेकर के तमाम लोगों को एडवाइस करने का, उनकी स्ट्रेटजी बनाने का, वो इतने असहिष्णु कैसे हो गए, इंटॉलरेंट कैसे हो गए, वो इतने इरिटेट कैसे हो गए कि वो उनको छोड़ करके, मतलब जाने की, इंटरव्यू छोड़ करके जाने की बात आई। वो आसानी से सारी चीजों को फेस कर रहे थे, आगे भी कर जाते। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा आया कि उनको टारगेट किया जा रहा है, और उनके मुंह से निकल भी गया कि आप एजेंडा बेस्ड पे सवाल पूछ रहे हैं। तो आज उनको समझ में आया, इस देश का मीडिया तो 11.5 साल से एजेंडे के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा है। तो आज प्रशांत किशोर जी को समझ में आया। आपको याद हो, जब 2024 का रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले प्रशांत किशोर पूरा मोदी जी का गुणगान कर रहे थे नहीं, कि मोदी जी की इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी। उनका जितना भी तजुर्बा था पॉलिटिकल, इसका जो भी फोरकास्ट का, जो भी कहिए मैनेजमेंट का, वो सारा वो डेमो गिरा कि जब जेपी 240 पे अटकी। तो बेसिकली हर व्यक्ति का ना एक समय होता है। एक समय था जब वो कह सकते हैं कि उन्होंने मोदी जी को सत्ता में लाने का काम किया 2014 में दिल्ली की, उनके लिए चाय पे चर्चा से लेके पता नहीं क्या क्या किया। तो लेकिन उस चीज का वो आउटडेट हो गई है वो चीज। और रणनीतिकार होना एक अलग पक्ष है, और खुद चुनाव लड़ना या लड़वाना एक दूसरा पक्ष है। हर एक राज्य की, आप हो सकते हैं बिहार के हो सकता है आपकी पॉपुलरिटी बहुत हो, लेकिन क्या लोग बतौर नेता आपको स्वीकार करेंगे मौजूदा दौर में, जहां पर इतनी वर्टिकली डिवाइडेड पॉलिटिक्स है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। तो उस सारे में प्रशांत किशोर की भी फॉल्ट लाइन कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई। अगर उनको फीडबैक ठीक होता, तो आप बताइए वो चुनाव क्यों नहीं लड़ते? कोई कारण बताइए ना। हालांकि उनकी ट्रोलिंग हो रही है आज सुबह से कि उनका तो शायद बिहार में वोट भी नहीं है। तो मुझे नहीं पता उनका वोट है या नहीं। वोट नहीं है तो बनवाया भी जा सकता था, भारत के नागरिक है, कोई कोई समस्या नहीं थी। लेकिन असलियत क्या है वो सामने जब आएगी, जब आएगी। आज की तारीख में तो नहीं है। आज की तारीख में तो ये है कि वो इंटरव्यू छोड़ करके चले गए, नंबर एक। नंबर दो, एक ऐसे सवाल पर जिसका बहुत साधारणता से जवाब दे सकते थे, अपनी क्वालिफिकेशन बताने में तो कोई समस्या नहीं। और मुझे नहीं लगता कि वो कम पढ़े लिखे हैं तेजस्वी की तुलना में या सम्राट चौधरी की, उसमें तो बता सकते थे। तो कहीं ना कहीं वो इंटॉलरेंट हुए। उनको लगा कि तुम्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। और मेघा प्रसाद ने जिस तरीके से उनको अपीज करने की भी कोशिश की
कि नहीं नहीं मैंने सवाल पूछा था, वो इंटरव्यू ऑन एयर हो गया, फला हो गया। लेकिन जो भारतीय मीडिया ने जो कड़वे सवाल पूछने की जो आदत छोड़ दी थी, उससे कहीं ना कहीं नेता को भी लगता है कि तेरे से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। मोदी से तो नहीं पूछते, अमित शाह से तो नहीं पूछते, इवन भाजपा के प्रवक्ताओं से भी नहीं पूछते। तो आज कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को लगा होगा कि यार मुझसे क्यों पूछ रहे ऐसे सवाल, तो इसीलिए वो इरिटेट हुए। लेकिन अपने आप में दिस वाज ए पुअर ऑप्टिक्स। एक अपकमिंग व्यक्ति जो एक औरों को सिखाता है, वो इस तरीके से इंटरव्यू में जाए छोड़ के जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर लगा। नहीं सर, ये जो स्थिति बनी, से वो सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो चलता है ना कि प्रशांत किशोर साहब का मोह मोह हो गया टाइप। तो खैर, इस परिस्थिति को बनाने में प्रशांत किशोर का भी तो योगदान है। वो खुद बताते हैं कि मैंने मोदी जी का ये भाषण लिखा, ये नारा गढ़ा, ये वादा करवाया, ये स्पीच दिलाया। तो जब इतना सारा नैरेटिव आप सेट कर रहे थे, तो उस नैरेटिव में कहीं ना कहीं आपका भी तो योगदान था कि आपने मीडिया पर कब्जे का एक आइडिया दिया जिसका इस्तेमाल किया गया, और वही मीडिया आज आपके लिए मुसीबत बन के खड़ा हो गया। नहीं राम प्रकाश जी, मैं तो आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो जो इस तरह की चीज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, डेमोक्रेसी के अंदर जो मिसयूज करेगा, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको बैकफायर जरूर करेगा, उसके ऊपर आके जरूर पड़ेगा। आज जो मीडिया मोदी जी की के सामने पूंछ हिला रहा है 11 साढ़े 11 साल से, सवाल पूछना भूल गया है, सुबह से शाम तक विपक्ष को कोसता है, कहीं ना कहीं यही मीडिया देखिएगा भस्मासुर बनेगा भाजपा के लिए कभी ना कभी। मोदी जी का जो उद्गम हुआ 2014 से, जब राष्ट्रीय अभिवृद्धि के अंदर, उन्होंने तो बिल्कुल साफ एक बात कही थी। एक इंटरव्यू आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि गुजरात दंगों के दौरान क्या सीख रही, तो उन्होंने कहा कि बस आई कुड हैव मैनेज द मीडिया बेटर। तो जैसे ही वो दिल्ली में आए, सबसे पहले उन्होंने मीडिया को मैनेज किया। और मैनेज करने का क्या मतलब है, यहाँ कोट एंड कोट में समझ लीजिएगा, मैनेज का मतलब है कि मीडिया को दंत विहीन कर दिया, सवाल विहीन कर दिया, और उसको जो एक था ना, जो उसकी बार्किंग डॉग को लैप डॉग बना लिया एक तरीके से, कि वो सत्ता पे नहीं भौंकेगा, वो विपक्ष पे भौंकेगा। ये किसी भी दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में आपने कहीं नहीं देखा होगा। जो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है उसमें ऐसा कभी नहीं होता। भाई सवाल तो सत्ता से पूछे जाते हैं, विपक्ष से सवाल कैसे पूछ सकते हैं आप? या तो 11.5 साल से पूछे जा रहे हैं। और उसको पूरे के पूरे जो मीडिया का जो नया ये नैरेटिव गढ़ा है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। भारत का कोई भी चैनल, कोई भी अखबार मोदी जी से कभी कोई सवाल पूछते हुए दिखता है क्या आपको? और अखबार तो मैं कहता ही नहीं, मैं तो प्रचार पत्र कहता हूं उनको। कारण केवल क्या है कि उनका अब डिजाइन जो इकोनॉमिक्स का डिजाइन है, जो उनका इकोनॉमिकल डिजाइन है, कि भारत सरकार आज की तारीख में सबसे बड़ी विज्ञापनदाता होगी। भारत का जो जो चैनलों का, जो समाचार पत्रों का जो फाइनेंसिंग का मॉडल है, वो सबको पता है कि विज्ञापन बेस है। सरकार सबसे बड़ी वो है विज्ञापनदाता। तो फिर उसका जो भी कॉर्पोरेट के विज्ञापन आएंगे वो भी सरकार तय करने लगी, किसको देना है, किसको नहीं देना, कितना शेयर देना है। तो सब कुछ सेंट्रली कंट्रोल्ड हो गया। अब तो हालत यह है कि अखबारों के अंदर कौन चैनल, कौन सा एंकर, कौन सा प्राइम टाइम, कौन सा स्लॉट करेगा, ये भी आपके मित्र तय करते हैं साउथ ब्लॉक में। तो कंटेंट वो दे रहे हैं, फेसेस वो दे रहे हैं, टाइम स्लॉट वो दे रहे हैं। बचा क्या फिर? बचा यही कि वंस इन ए वाइल आपको इस तरह का सीन क्रिएट होता मिलेगा, जब कोई नेता आपको सो काट देता। प्रशांत किशोर को भी नेता तो नहीं कह सकते मेरे ख्याल में, जब तक वो चुनाव लड़के आगे नहीं बढ़ते। अभी तक तो खुद को स्ट्रेटेजिस्ट ही मानते थे। नेता तो तब होंगे ना भाई, जब केजरीवाल की तरह कोई दांव लगेगा बड़ा, और उसके बाद जो स्थिति। तो आज कहीं ना कहीं उनकी वो फॉल्ट लाइन एक्सपोज हुई कि दूसरों को उपदेश देना, दूसरों की सफलताओं का क्लेम कर लेना कि मोदी को मैंने ये बनाया, मैंने मोदी के लिए ये तय किया, मैंने मोदी के लिए फलाना आइडिया दिया था। और जब अपनी बारी आई तो एक साधारण सवाल पे फाल्टर कर गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बात कहीं, देर इज समथिंग मच मोर दैट मीट्स दी आई। केवल इतना नहीं है कि वो सवालों से तो बड़े मुश्किलों के जवाब दे दिए उन्होंने। चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे इसका जवाब दे दिया, इनकम टैक्स रिटर्न का दे दिया, भूमि खरीदने का दे दिया। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहां परेशानी थी? तो परेशानी कोई और थी। और वो परेशानी ये थी कि जिस तरीके से वो घिर रहे थे इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जब आप राजनीति में आते हैं तो आपको हर सवाल का सामना करना पड़ता है, जवाब देना चाहे या ना देना चाहे। भाग के जाना विकल्प केवल मोदी जी के पास था, जिसको उन्होंने सक्सेसफुली यूज किया था। आपको ध्यान होगा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दोस्ती बनी रहे, वो इंटरव्यू का स्पेशल सीन याद होगा आपको। तो उसके बाद मोदी जी उसके बाद कोई पर्सनल इंटरव्यू बिना, जब तक वो स्क्रिप्टेड ना हो, देते ही नहीं। तो प्रशांत किशोर तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और सवाल तो सही मायने में वही होते हैं। भाई जो सवाल का जवाब आप नहीं देना चाहते, मैं तो वही पूछूंगा ना। जो सवाल का आप जवाब आप देना चाहते हैं मैं वो पूछ रहा हूं, तो मैं आपका प्रचार कर रहा हूं, फिर साक्षात्कार तो नहीं कर रहा हूं। तो ये तो हमें शुरू से ही सिखाया गया है कि जो आप छुपाएं खबर वो है, जो आप बताएं वो पीआर। तो शुक्र है मेघा प्रसाद ने आज
चलो नाम के लिए प्रशांत किशोर पे ही सही, उम्मीद करेंगे कभी ना कभी एबीपी मोदी जी से वैसे सवाल पूछेगा जैसे उन्होंने आज प्रशांत किशोर से पूछे। मैं और आप तो सदकाम नहीं कर सकते। चलिए, प्रशांत किशोर साहब की बहुत बातचीत हो गई। आज की हमारी बातचीत थोड़ी संक्षिप्त ही रहेगी, और बाकी इस बारे में और क्या कुछ निकल करके आता है उस पर भी हमारे किसी न किसी कार्यक्रम में बात जरूर होगी, क्योंकि ये मामला छोड़ा जाना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो पूरा कांड हुआ है, ये वेल प्लान्ड होने की संभावना ज़्यादा है, और वो वेल प्लान्ड भी किसी के निर्देश पर हुआ होगा। निर्देश ऑब्वियस। प्रशांत किशोर को भी आए होंगे और निर्देश एबीपी को भी आए होंगे। अब शायद तभी शायद ये पूरा मंचन किया गया है एक तरीके का। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।